I hope the festival season was really good. You guys had enjoyed the holidays. कुछ लोग अभी भी enjoy कर रहे हैं तो तुम लोग के एग्ज़ाम्स भी हैं. आई थिंक इस कारण से भी बहुत से बच्चे जो हैं शायद एब्सेंट हैं. और बाकी पोदार सर को मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि एक बिल्कुल प्यारा सा पत्र पेरेंट्स के नाम से लिख करके भेजने के लिए, जिसमें कि अटेंडेंस का रिपोर्ट हो और क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं अटेंडेंस ख़राब होने के, ये जाने वाला है. तो इट्स गुड कि तुम लोग आ रहे हो. एक बार अपने लिए तालियां बजाओ, क्योंकि जो चिट्ठियां जाएगी उसमें कुछ बच्चों का एप्रिसिएशन होगा और कुछ के लिए वार्निंग होगा. तो आई होप कि तुम लोग वो बच्चे कैटेगरी में आओगे जिनका एप्रिसिएशन जाएगा, है ना. तो गुड. और अभी आज कुछ वर्कशॉप भी था सुबह. हाँ, कैसा था? चलो, अभी एक दो वर्कशॉप अनाउंस हुए आज. एक साइबर फॉरेंसिक साइबर, जो पुलिस की जांच में प्रयोग होता है, साइबर फॉरेंसिक. और साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका फॉर्म तुम लोग के बीच में आज शेयर किए हैं ग्रुप में, खासतौर पर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे. ऑब्वियसली बहुत कम बच्चे अभी यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन आई थिंक सब बच्चे इन्वॉल्व हो जाए उसमें. और बहुत अच्छा एक्सपर्ट उसका क्लास लेने आ रहा है. वो ऑलरेडी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस के संग काम कर रहा है. और सबसे अच्छी बात है कि सिमेज का स्टूडेंट है, एलुमनाई है सिमेज का. और आज दिल्ली में साइबर, उसने अपना खुद का एक साइबर सिक्योरिटी फर्म स्टैब्लिश किया है. और फॉरेंसिक साइबर, या जो आप लोग जो कहते हैं ना, वो जो डीप नेट इंटरनेट कौन सा होता है, जो कि डार्क वेब. हाँ, डार्क वेब. तो डार्क वेब की जो साइबर क्राइम्स होता है, वो सब का अभी उद्भेदन कैसे होता है, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना. तो मेरा मैसेज तुम लोग के माध्यम से सब स्टूडेंट तक पहुंच जाना चाहिए. और चलो, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात अब आपके बीच रखना चाहता हूं कि आज जो हम आप लोगों को बुलाए, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे अतिथि, एक ऐसे गेस्ट आए जो कि मुझे लगता है कि तुम लोगों के बीच अगर कोई फिल्म स्टार आता है तो तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत वेलकम करते हो, बहुत खुशी, एकदम उत्साह होता है. अगर कोई सेलिब्रिटी टाइप के लोग जो आते हैं, जो कि कौन पेज 3 सेलिब्रिटी टाइप के जो होते हैं, हाँ, तो बहुत तुम लोग एक्साइटेड हो जाते हो. यूट्यूबर कोई आ जाए तो. लेकिन आज जो तुम्हारे बीच हस्ती आई हैं, और मैं हस्ती शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि इस देश में सबसे अधिक ओहदा या सबसे अधिक सम्मान यदि किसी को मिलना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए उद्यमी को. वो मिलना चाहिए उस एंटरप्रेन्योर को जो जॉब देगा. अगर आप एंटरप्रेन्योर को सम्मान नहीं देंगे तो आपके राज्य में कोई एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहेगा, और हर कोई बोलेगा कि हमको सरकारी जॉब. किस राज्य का विकास सरकारी जॉब से हो सकता है? सरकारी जॉब से राज्य को आमदनी हो सकती है? वो व्यय होता है, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पार्ट है. लेकिन जब तक राज्य को आमदनी नहीं होगी, जब तक देश को आमदनी नहीं होगी, क्या देश अधिक से अधिक लोगों को जॉब दे सकता है? चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो. और देश की आमदनी हो, लोगों को रोजगार मिले, बेहतर उत्पाद मिले, हमारा निर्यात बढ़े, हमें विदेशी मुद्रा मिले. रिजर्व बैंक अभी कुछ सोना खरीदी. अगर रिजर्व बैंक को और सोना खरीदना है ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत के रुपए में दुनिया का विश्वास बढ़े, तो इसके लिए, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए, क्या सरकार अकेले उसको मजबूत बना सकती है? कौन बनाएगा मजबूत? तुम लोग कैसे बनाएगा बेटा? तुम्हें तो जॉब मांगेगा. कोई नेता आएगा, बोलेगा कि 1 करोड़ को जॉब देंगे, कोई दूसरा बोलेगा कि हम हर घर में कंपलसरी जॉब देंगे. हम वीडियो देखें कि हर घर से कंपलसरी 1 को रोजगार दिया जाएगा, सरकारी जॉब दिया जाएगा. हम मम्मी से पूछे, मम्मी अपने घर से कौन करेगा? ये तो कंपलसरी जॉब देने का बात कर रहा है. तो 3 करोड़ कितना, 80 लाख परिवार है बिहार में. हाँ, तो सब लोग तय कर लो. अच्छा, दिक्कत वहाँ हो जहाँ 7 भाई है, 6 भाई है. तो बोल रहा है कि तेजस्वी वाला जो जॉब मिलेगा तो कौन करेगा? अमित सर आपके यहाँ पर, आप मत जाइएगा. लेकिन तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, थोड़ा इसका इकोनॉमिक्स भी सोचना होगा. और हम तो कहते हैं कि मिले, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत, अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल कहाँ पर होता है? किस देश में? रशिया में.
ही इज राइट। सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व दुनिया में जिस देश में है उसका नाम है वेनेजुएला, सऊदी से भी ज़्यादा। तो वहाँ के जो रूलर थे उनको समझ में आया कि एक काम करते हैं, चुनाव जीतने का सबसे अच्छा उपाय है सबको क्या कर दे, जॉब। तो कंपनी ने मना कर दिया कि हम सबको जॉब नहीं दे सकते हैं। तो बोला एक काम करो, सब कंपनी सरकारी कर दो। सारी तेल कंपनियां क्या कर ली उन्होंने, गवर्नमेंट की कर ली, उसको सरकारीकरण कर दिया और सबको जॉब देने का प्रयास शुरू किया। आज दुनिया की स्थिति एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि वेनेजुएला में लोग नोट जो है वो बोरों में भर करके जाते थे और एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा उनको मिलता नहीं था, क्योंकि वहाँ महंगाई इतनी तेज बढ़ने लग गई कि लोग तनख्वाह पर डे लेने लग गए कि एक महीना के बाद तो रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आज का पैसा आज दीजिए, और दुकानों में सामान लूट होने लग गया। मतलब स्थिति बर्बाद हो गई। जो देश सबसे ज़्यादा ऑयल का रिजर्व रख रहा था उसके लिए, बिहार में तो ऐसा खैर स्थिति भी नहीं है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हो, उसके जहाँ पर था वो नहीं कर पाया। इसलिए वो एक कहीं पे मैंने देखा किसी का कैंपेन, इनफैक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन था, नो बुड़वक बनाविंग, लेकिन हो रहा है यहाँ पर। और मुद्दे की बात यह है कि कोई बुड़वक बनाएगा तो क्या हम बुड़वक बन जाएंगे? ऐसा लगता है कि हम लोग बनते हैं। और एक स्टेटमेंट है जो कहा जाता है कि इन डेमोक्रेसी यू गेट व्हाट यू डिजर्व। मतलब समझ में आया कि प्रजातंत्र में आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व। तो अगर हमें कभी कुछ मिला पहले इतिहास में तो वो हमने खुद ही उसको, और आगे भी जो होगा वो हम उसको खुद तय करेंगे। अगर अफगानिस्तान ने तालिबान को चुना तो वो उनका अपना निर्णय है, हम जो चुनेंगे वो हमारा निर्णय होगा। तो मैं आपके बीच यहाँ पर पुनः आपको स्वागत करने के लिए कहूँगा सुनील सिंघी जी, और ये नेशनल ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड, ये भारत सरकार का एक बोर्ड है, आयोग है, और ये एम्पावर्ड बॉडी है। और ये पूरे देश में जो व्यापारी वर्ग है, जो कारोबारी वर्ग है, जो भी आप जिस भी जिले से आ रहे होंगे, आपके हर जिले में, हर गांव में, कस्बे में छोटे छोटे व्यापारी होंगे। कोई कुछ खुदरा व्यापारी होगा, कोई थोक व्यापारी होगा, कोई अनाज का व्यापारी होगा, कोई घर गृह निर्माण के सामग्री के व्यापारी होंगे, है कि नहीं है? क्या ये व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है? रीढ़ हैं, ये रीढ़ हैं। अगर इनको हटा दो तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे, उपलब्धता घट जाएंगी, और इनका एक इकोसिस्टम अगर बढ़िया मिल जाए तो देश की इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी, रोजगार जो है वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये आयोग है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इनके हाथ में है। और विशेष रूप से तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप लोग देख रहे हैं कि छोटे व्यापारी जो हैं या जो अलग अलग ट्रेडर्स जो हैं उनके समक्ष किस तरह की चुनौतियां आज के समय में आई हुई है। तो इन सारे मुद्दों को हम लोग देखेंगे। युवा वर्ग, आप लोग महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, आप भविष्य हो इस राज्य का। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो तुम्हारी जिम्मेवारी का तुम्हें बोध कराने के लिए तुम्हारे बीच आज नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन बिहार में पटना में सिमज में आए हैं। इनका जोरदार स्वागत होना चाहिए। और ये कोई वो जैसे कुर्ता पजामा पहना है, लेकिन ये नेताजी वाले नेता नहीं है, ये उद्यमी है। और मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में, एग्जैक्ट फिगर मैंने आपसे पूछा नहीं सर, लगभग आपके जितने एंटरप्राइज हैं, कितने लोग जॉब कर रहे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 1200 लोगों को आप रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। आई थिंक आज यहाँ इस हॉल में बैठा हर नौजवान खाली एक इतना ही संकल्प ले ले कि मुझे भी अपने एंटरप्राइज मतलब साहस, हिम्मत, अपने साहस के दम पर कुछ ऐसा व्यवस्था बनानी है कि 1000 लोगों के घर में हर महीने रोजगार पहुंचे। अगर ये संकल्प आज तुम लेके निकलो तो आज सुनील सिंघी जी का यहाँ सिमज में आना जो है वो सफल हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वागत करें नवीन गुप्ता जी का। ये बिहार में उस समय आईटी क्षेत्र में जुड़े जिस समय कहा जाता था कि आईटी वाईटी कॉन्स्पिरेसी है। अब कौन कहता था तुम लोग खुद समझ लो, है ना। बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट हुआ था उस दौर का, 1900 हाँ। तो
तो आपने तो 1980 से शुरू किया, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो उस समय राजीव गांधी भी कंप्यूटर जो है मतलब देश में आया नहीं था ढंग से। हाँ, तो नवीन गुप्ता जी उस समय आईटी से जुड़े हुए हैं और पटना को आईटी से जोड़ रहे हैं, बिहार को आईटी से जोड़ रहे हैं। बिहार के सरकारी कार्यालयों में जो पहला कंप्यूटर गया होगा वो इनके फर्म कृष्णा एजेंसी से गया होगा, और ये कई सारी आईटी रिटेलर एसोसिएशंस के नेशनल लेवल पर जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। और वर्तमान में अभी ये नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड जो है उसमें बिहार के ट्रेडर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सदस्य के रूप में। तो एक बार पुनः इनका भी जोरदार स्वागत होना चाहिए समझ में, क्योंकि कल को हो सकता है आप में से कोई ना कोई स्टार्टअप करेगा, और जब स्टार्टअप करेगा तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि आपके कॉलेज में नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के लोग आए थे, कभी कोई आपकी कोई जेन्युइन डिमांड होगी तो आप एक ईमेल, एक लेटर, या आप इनके कार्यालय में जाकर कभी इनसे मिलेंगे, आपको पता रहेगा कि ट्रेडर्स के लिए एक बॉडी है। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस संवाद को शुरू करते हैं। पहले हम लोग सुनील सर को सुनेंगे और फिर हम ये स्कोप लेके चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे प्रश्न इन तक आ सकें और इनके अनुभवों का तुमको लाभ मिल सके, और कुछ प्रश्नोत्तर का सिलसिला भी हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। आज मुझे बहुत अलग प्रकार का एक आभास हो रहा है कि जो भारत का भविष्य है और जिस ढंग से बिहार राज्य के पूरे देश भर में अधिकारी के रूप में, आईएएस के रूप में सबसे ज्यादा देने वाला राज्य है तो वो बिहार है। यानी नेतृत्व सरकार के माध्यम से करने का सौभाग्य बिहार को मिला, लेकिन बिहार को अभी भी पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसकी जो सोच है उसकी तफावत पर भी अपन आज चर्चा करेंगे। और आज मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय नवीन गुप्ता जी के माध्यम से आदरणीय नीरज जी अग्रवाल साहब आज मिले, और इनके निमंत्रण पर आप सबके दर्शन करने को मुझे आज मौका मिला। और आज आपका ये मौका मेरे जीवन का अनमोल क्षण है। कारण क्या, भारत का भविष्य है, और आप जिस तन्मयता से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस इंस्टीट्यूट की जो रेपुटेशन मुझे पता है, उस क्रम में मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका निर्णय, आपका चयन, आपकी संस्था, आपकी ये इंस्टीट्यूट, इसका निर्णय तो आपने और आपके परिवार ने बहुत सही किया है कि जहाँ मैंने भी नीरज बाबू को सुना, जिनकी सोच आपके भविष्य को लेकर, जिनका डायरेक्शन आपके भविष्य को लेकर, जिनकी मन में लगाव आपके भविष्य को लेकर है, वो कोई इंस्टीट्यूट के मालिक और स्टूडेंट का नहीं लगता। ये पुरानी जो गुरु परंपरा रही, उसमें गुरु शिष्य के साथ एक एंटरप्रेन्योर और ओनर के साथ किस तरह से व्यवहार के साथ, उनको जुड़ाव के साथ रखना चाहिए, वो दृश्य अभी मैंने इनके 7 मिनट के जो आपके समक्ष विषय रखा, उससे मुझे जानकारी मिली। तो जो मुझे नवीन जी ने बताया था कि इंस्टीट्यूट अपने आप में बिहार का वन ऑफ द टॉप, और उस सब में आप सब वन ऑफ द टॉप, तो आपके भविष्य की मैं सुंदर मनोकामना के साथ मैं आपके बीच में कुछ बात शेयर करने का प्रयत्न करूंगा। अभी विषय भैया ने बहुत अच्छा बताया नौकरी का, और अभी इस बात की चर्चा चल रही है। अब 75 साल में बिहार में सरकारी नौकरी मात्र 20 लाख हुई है। 20 लाख आज 75 साल
के बाद 20 साल पर हम पहुंचे हैं। और अगर कोई नैरेटिव ऐसा बना देवे कि हर घर में अनिवार्य नौकरी और उसकी गिनती होती है 2 करोड़ 80 लाख, तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात हो गई। 75 साल में 20 लाख दे दी कौन से सिस्टम से, और अगर उसमें 40,000 रुपया पर व्यक्ति गिने तो 14-15 लाख करोड़ रुपया, जबकि आपका बजट ही 3-3.5 लाख करोड़ बिहार का है। तो ये जो नैरेटिव फैलाकर बिहार को बदनाम किया जाता है, बिहार की जो एक समय में व्यवस्था थी उस व्यवस्था को वापस चुनावों के समय में याद करके उसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान होता है तो आप बिहार का भविष्य, आपका आने वाला समय, उसका कहीं ना कहीं नुकसान करके और उसको रोका जाता है। और उस नैरेटिव के कारण आज परंपरा ऐसी बन गई। मैं गुजरात से आता हूँ, मैं गुजरात में देश के जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय मोदी जी के साथ 40 साल से काम करता हूँ। वो जब से सार्वजनिक जीवन में काम करते थे तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और आज गुजरात किस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें मित्रों मैं आपके सामने ये बात भी रखूंगा कि व्यक्ति को दायित्व मिलता है तो उसको कभी पद नहीं समझ के दायित्व के रूप में अगर काम करे, कर्तव्य भाव से काम करे। जो देश का आज के प्रधानमंत्री है, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने उससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये आपके लिए शोध का विषय बताता हूं कि उन्होंने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा। एक म्युनिसिपैलिटी के भी वो कॉर्पोरेटर नहीं बने। और समय की पुकार ऐसी बनी कि गुजरात में बहुत जबरदस्त भूकंप आया और परिस्थिति बड़ी विपरीत बन गई। तो चिंता हुई कि इस लीडरशिप को कहीं ना कहीं लाना चाहिए जिस कारण से ये सारे कार्य को सुचारू रूप से वापस से खड़ा करना। यानी कच्छ का भूकंप ऐसा भूकंप था, आप सब तो उस समय बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप परिवार में बात करेंगे, आप अगर पूरा ऑनलाइन चेक करेंगे तो उस जमाने में ऐसा भूकंप आया था कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि कच्छ वापस खड़ा हो पाएगा। लेकिन मैं उस समय गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का वाइस चेयरमैन था, उसका सेटअप कच्छ में ही था। और नरेंद्र भाई उस समय संगठन का काम करते थे और वो वहां पर आए और उन्होंने पूरे काम को सेटअप किया। और उन्होंने सबसे पहला कार्य जो वहां जितनी भी स्कूल्स थी, जितने भी कॉलेज थे, उसकी चिंता करी। मैं जीएमडीसी में था, हम लोगों का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता था तो हम डोनेशन के रूप में टैक्स नहीं भरना पड़े, तो उसकी व्यवस्था हमारे हाथ में रहती थी। उन्होंने हमको समझाया कि ये पैरेलल काम तो चलता रहेगा, लेकिन शिक्षा में कंटिन्यूशन में विद्यार्थियों को तकलीफ ना पड़े, उनका साल खराब ना हो, इसके लिए उनके लिए टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सबसे पहला काम। सबसे पहला काम उन्होंने शिक्षा का, मैं गवाह हूं उस बात का कि हमने छोटे छोटे शेल्टर रूम्स के रूप में शिक्षा के बनाए। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों व्यवस्था, लेकिन चिकित्सा में तो हम शिफ्ट भी कर सकते थे, लेकिन शिक्षा में विद्यार्थी अगर यहाँ पटना में रहता है तो उसको टेम्परेरी कहीं शिक्षा के रूप में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो उस सोच से उन्होंने उनके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, वो उसके बाद मुख्यमंत्री बने। अब वो मुख्यमंत्री बनके उन्होंने एक सबसे बढ़िया काम ये हाथ में लिया
कि आप अभी सर्च करिए 2001 में और 2 में ड्रॉप आउट रेट गुजरात का क्या था और आज ड्रॉप आउट रेट 0 हो गया। उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि ट्राइबल बेल्ट की बच्चियों को पढ़ाने के लिए सबसे पहला काम ये सरकार करेगी, और वो मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री बनते हैं तो सम्मान होता है, सम्मान में हर तरह की भेंट सौगात आती है। तो उन्होंने एक प्रयत्न किया और वो प्रयत्न जो उनकी भेंट सौगात आती थी उसकी बोली बोली जाती थी और वो बोली में हाराजी होती थी, कंपटीशन होता था। अब मुख्यमंत्री के सामने तो बहुत उद्यमी आ जाते हैं, बहुत परिवार के लोग कि मुख्यमंत्री की भेंट सौगात को हम हमारे घर पे ले जाएंगे, और उसका एम उनका ये था कि ट्राइबल बेल्ट की बच्चियों को कन्या केलवनी के रूप में उस योजना का नाम दिया कि ये पूरा पैसा उसमें उपयोग आएगा। और करोड़ों रुपए उन्होंने वो जो पैसे उनके भेंट सौगात का आता था उसको उन्होंने ऑक्शन में वो पैसा सब शिक्षा के लिए समर्पित किया, कन्याओं के लिए समर्पित किया, कन्या केलवनी का नाम दिया। फिर मुख्यमंत्री बनके उन्होंने शिक्षा पर यह आधारित किया कि हर आईएएस, मैं भी उस समय चेयरमैन था सरकार में, हर चेयरमैन, हर मंत्री जून के महीने में हर छोटे छोटे गांवों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के कार्यक्रम जो चलाए जाते थे सरकार के द्वारा, उसमें बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा में एडमिशन, चलो एडमिशन के कार्यक्रम को इस प्रकार से कहने का मतलब शिक्षा की प्रवृत्ति को इतना प्रगति के रूप में वेग देने का जो संकल्प शक्ति था वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सोचिए, उन्होंने पूरा देश में, गुजरात एक ड्रॉप आउट रेट में इतना पीछे था, शिक्षा में जो अभाव था, उन्होंने अपने कार्य के प्रभाव से एक ऐसा लगाव पैदा कर दिया कि हर एक परिवार शिक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाने लगा कि मोदी जी की अच्छी योजना है, मोदी जी खुद इसके लिए खर्चा कर रहे हैं, सरकार का बजट इतना बढ़ा दिया, शिक्षा का सबसे बड़ा बजट है जो आज आपके यहाँ भी जो कल मैनिफेस्टो आया उसमें 5,000 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए प्रावधान नया किया गया है। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि बिहार जहाँ पर क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो 12th के बाद कॉलेज में इनरोलमेंट होता है बच्चों का, वो पूरे देश में सबसे लोवेस्ट था। नीतीश जी ने उसको थोड़ा ठीक किया, लेकिन 2015 में वो 13.4 के आसपास था। 2015 नीतीश जी का जो पिछला टर्म जब वो आए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने उसको कहा कि इसको हमको इम्प्रूव करना है, और उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू करी। आई थिंक ये पूरे देश में पहली बार इस तरह की योजना शुरू की गई कि बिना जाति, बिना धर्म और बिना क्षेत्र देखे हुए सबको लोन मिलेगा। 4 लाख रुपए का लोन उच्च शिक्षा के लिए सबको मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस हॉल में निश्चित रूप से कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे, हैं कि नहीं यहाँ पर, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिनको सुविधा मिला है। तो और ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे जिनके पिताजी ईंट जोड़ने का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, या माता घरों में जो हाउस हेल्प का काम करती हैं, उन परिवारों के बच्चे भी आज किसी भी कॉलेज में बिल्कुल डंके की चोट पर और कॉलर ऊंचा करके जाते हैं कि मेरा एडमिशन लो, पैसा सरकार से ले लेना, और सब बच्चों को एडमिशन मिलता है ना। तो ये बिहार पहला शुरुआत किया और इसका लाभ भी मिला। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बिहार का काफ़ी इम्प्रूव किया है, और हर किसी को, अच्छा इन लोग 12th पास करेगी बच्ची लोग, इन लोग को पैसा मिलने का यो प्रावधान है। ग्रेजुएशन करोगी तो 50,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। ये हर बच्ची के लिए, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, हिंदू मुसलमान सब के लिए। तो ये सब मतलब साइकिल तो हर गांव में हर बच्चा को मिलता है। पहले सिर्फ लड़की लोग को शुरू किया गया था, तो लड़का लोग बोला कि भाई हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा, तो लड़कों को भी साइकिल का व्यवस्था किया गया। और 8वीं तक खाना का व्यवस्था जो मिड डे मील तो पूरे देश में है, यहाँ पर भी है। अब उसका फैक्ट ये है कि 8वीं के बाद भोजन नहीं है, तो 8वीं में 80% का ड्रॉप आउट है अभी, जिस पे अभी नीतीश जी काम कर रहे हैं। अभी जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई है, इससे बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। तो फोकस
गवर्नमेंट का लेट, क्योंकि आई थिंक जब ये पहले टर्म में आए थे नीतीश जी, तो इनका फोकस था लॉ एंड ऑर्डर। उस समय इनके दिमाग में दूसरा चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर था। फिर इनके फोकस में आया बीएसपी, बिजली सड़क पानी। नवीन जी इस बात को वो करेंगे कि बिजली सड़क पानी पे बिहार में कितना काम। हाँ, हम जाते थे सेमिनार लेने के लिए पोदार सर के साथ, जनरेटर के बिना कहीं बिहार में सेमिनार आप नहीं कर सकते थे। अब कहीं जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, बिजली कभी कभी जाती है, पहले कभी कभी। हाँ, तुम लोग नहीं देखा होगा बेटा, हाँ तुम लोग तो बिजली में पैदा ना हुए हो, सब व्यवस्था के साथ पैदा हुए हो। हम लोग घर में हाथ का पंखा रखते थे और घर में पारी पारी तय होता था कि कौन पंखा होकेगा। अरे पापा को पंखा होंगना पड़ता था, नहीं तो रात में बिजली रहती नहीं थी। तुम लोग तो हर समय पंखा में सोते हो। तो ये सब पहले टर्म नहीं था। अब मतलब हम लोग को डर लगता है कहीं वापस वाला समय, तुम लोग को नहीं डर लगता है, तुम लोग को लगता है वो कैसे हो जाएगा। लेकिन एक समय में ईरान बहुत विकसित था और वही ईरान कहाँ बैकवर्ड हो गया। इसलिए आदमी को हमेशा फॉरवर्ड बढ़ना चाहिए, बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखने की बात होती है। लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करना चाह रहा था, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जिस स्टेट में ट्रेड एंड कॉमर्स को काफ़ी सॉर्ट किया गया, काफ़ी प्रमोट किया गया, और वहाँ पर कोई युवा जो है वो कॉलेज से निकल करके जॉब की बात नहीं करता है, वो बिज़नेस की बात करता है, स्टार्टअप की बात करता है, या गुजराती में बोल तो धंधा की बात करता है। तो ये जो पूरा का पूरा एक जो आप इकोसिस्टम देखते हैं कि जो वहाँ पर सॉर्ट किया गया या फिर तमिलनाडु में सॉर्ट किया गया, ये कैसे किया गया और ये कैसे बिहार में हो सकता है? नहीं, अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, गुजरात में ये एक पद्धति है, ये हजारों साल पुरानी पद्धति है। हम इतने समृद्धशाली थे इसलिए हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। और अंग्रेज आए या मुगल आए, जो भी आए, वो व्यापार आज अपने यहाँ पर आए थे व्यापार के नाम से। देखिए, व्यापार को हम महत्वता नहीं देते, हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। आज यहाँ सरकारी नौकरी की बात कर रही है, लेकिन व्यापार का क्या महत्व है कि जो लोग अपने पे राज कर गए, लेकिन आए तो व्यापार के नाम से थे। वास्को डी गामा आए तो व्यापार के नाम से थे। तो व्यापार में इतनी ताकत थी, जैसे हमारी सनातन की संस्कृति है और आज राम भगवान विराजमान हो गए, उसी तरह से हमारा पद्धति है वो व्यापार की है। और गुजरात एक ऐसा स्टेट है, आपने अच्छा प्रश्न किया, हर 20 किलोमीटर पे छोटा मोटा आप आइए कभी भी घूमने के लिए, आप सब लोगों को भेजिए, मैं व्यवस्था करूंगा। आप 20 किलोमीटर तक सिमेज के स्टूडेंट्स का एक इंडस्ट्रियल विजिट कराइए। हाँ, मैं जयपुर लेके गया था, जलगांव महाराष्ट्र लेके गया था। मेरी बहुत इच्छा है कि इनको अहमदाबाद या वापी अंकलेश्वर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हम आपको पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। तो देखिए, रिश्ते हैं तो रास्ते हैं। मैं तो आपसे रिश्ता बनाने आया हूँ, इतना प्यार से आपके लिए ये भविष्य बना रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी, नवीन जी का भी पुण्य बढ़े, उसके लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज से आपका और हमारा रिश्ता हो गया। नहीं, मैंने इसलिए ये प्रॉमिस इनसे मांगा क्योंकि जब मैं IIM अहमदाबाद में था तो मैं सानंद फैक्ट्री गया था टाटा की, उसमें नई फैक्ट्री लगी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 में। वो उस समय नैनो का फुल प्रोडक्शन वहाँ पर हो रहा था और वो देखने लायक है जो सानंद प्लांट है टाटा का। तो और वो अपने आप में गुजरात के लिए गेम चेंजर हुआ था कि नंदीग्राम में और सिंगूर में विरोध हुआ और टाटा ने वहाँ पर जो फैक्ट्री ऑलमोस्ट स्टैब्लिश हो गई थी, और वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, उस फैक्ट्री के संग 30,000 छोटे छोटे फैक्ट्रियों का इकोसिस्टम था जो एंसिलरी पार्ट्स बनाते थे। और रतन टाटा परेशान थे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो नैनो कार, तो कैसे हम इसको कर पाएंगे। और सोचो उस समय जब उनके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे थे, डायनेमिज्म ऑफ लीडरशिप क्या होती है कि नरेंद्र भाई मोदी ने उसको देखा कि भाई रतन टाटा को अगर हम किसी तरह से गुजरात ले आए तो पूरा परसेप्शन बदल जाएगा। और वो जो रतन टाटा को उन्होंने वहाँ पर कैच किया, सानंद में सब जगह दी, एक दिन के अंदर में सब सुविधा उपलब्ध करा करके दी और पूरा गुजरात का माहौल बदल गया, इन्वेस्टमेंट का माहौल बदल गया। रतन टाटा जी को केवल मोदी जी ने ट्वीट किया था कि वेलकम गुजरात। आप सोचिए, उनको कल्पना भी नहीं थी।
और उन्होंने कहा कि ये माहौल ऐसा चल रहा है गुजरात में, अगर रतन टाटा जी नैनो प्रोजेक्ट को लेके आएंगे तो मेरा प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और आप सही कह रहे हैं कि उसके बाद ऑटोमोबाइल्स हब बन गया। आज मारुति का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हो रहा है, महसाना के पास। यानी आप सोचिए कि एक ट्वीट यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन यहीं पे सवाल भी एक उठता है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के लिए उद्योग का कोई पॉलिसी, कोई विजन नरेंद्र मोदी जी रखेंगे? देखिए, आप कल का एक जो संकल्प पत्र है उसमें इंडस्ट्रियल पार्क से लगाकर 50,000 छोटे कुटीर उद्योगों का वादा सरकार ने किया। आप खुद नीतीश जी की सारी बातें बता रहे हैं कि नीतीश जी के आने के बाद ये परिवर्तन हुआ, शिक्षा में इतना स्कॉलरशिप के रूप में, पैसे के रूप में मदद की, जिससे एक छोटा गरीब परिवार का व्यक्ति भी अच्छे से पढ़ सकता है। आप इतने अलग अलग गांवों से सब यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, तो सरकार ने आपकी बहुत चिंता की है। नीतीश जी और नरेंद्र भाई का राशि का नाम तो एक ही है, दोनों वर्चिक राशि के हैं, तो वो दोनों डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। उनको दोनों को विकास ही पसंद है और शिक्षा ही पसंद है, और वो जिस ढंग से अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं कमी पेशी पड़ रही है। इसलिए उनको डबल इंजन की सरकार, आज हम कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, आज हमारा डेवलपमेंट क्यों हुआ उसके पीछे एक स्टडी ये है कि हम वहाँ स्थिर सरकार में है। पिछले 32-33 साल से गुजरात में स्थिर सरकार है और 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो इसका फायदा और मायने स्थिरता है। तो आप सोचिए, आप इसी संस्था में एक ही जगह पर आप पढ़ते हैं और आपको हर 6 महीने में अलग अलग जगह ट्रांसफर वाला अगर स्टूडेंट के प्रॉब्लम क्या है सुनील सर कि दिस जनरेशन, और इनफैक्ट ये है कि बहुत दिन से ये हम लोग एक कहते हैं ना जो उद्योग की बात करेंगे तो बिहार गुर्बत के हालात को देख रहा है। तो पेशेंस जो है वो यंग जनरेशन का वो जवाब दे रहा है। अब दिक्कत ये है कि आप हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ निगाह करके नहीं देख सकते हैं, आपको भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी को बिहार की तरफ एग्जैक्टली आपने सही बात कही। मैं ये आज की मीटिंग की चर्चा भी प्रधानमंत्री जी के ध्यान में जरूर लाऊंगा। लेकिन आपने उद्यमी की बात की, उद्यम का मतलब क्या? साहस। उद्यम का मतलब साहस होता है, और साहस जो व्यक्ति करेगा उसको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। उसके साहस में दम होना चाहिए, उसके संस्कार होने चाहिए, उसकी पद्धति व्यापार की होनी चाहिए। अगर वो ये साहस करते हुए कि मैं भी बाजार से लोन भी लेना पड़ेगा, मैं जमीन भी लूंगा, मैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी भी लगवाऊंगा और उस पर कल का कोई ना कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग भी करूंगा या मैं व्यापार करूंगा। और अगर आपने उद्यमी के रूप में, साहस के रूप में तय कर दिया कि मुझे यहाँ से ट्रेनिंग देके, और आज सोचिए 10 लाख रुपया जो आपको मुद्रा लोन के रूप में यंगस्टर को मोदी जी ने दिया, लाखों करोड़ रुपया आपके आज वो 20 लाख रुपया कर दिया, तो जॉब क्रिएट करने वाले युवा हो गए। एंटरप्रेन्योर के रूप में इतना परिवर्तन है। नहीं, आप सोचिए, आपकी बात सही है, बिहार में हर चीज की प्रॉब्लम है, उसके पीछे सबसे बड़ा नैरेटिव जंगल राज और सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर। एक जमाने में आपके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कितना खतरनाक था। मैं बहुत साल पहले, आज से 20 साल पहले यात्रा में आया था समेश में, जैन हूँ, समेश शिखर जी जा रहे थे। उस समय रात को यहाँ बसें नहीं चलने दी जाती थी, जहाँ हम थे वहीं पे रोका जाता था। और रोड पर ये 22-23 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, रोड पे इतना डर लगता था, संध्या होने पर जहाँ है वहाँ रुकना पड़ता था, अच्छी कोई होटल नहीं मिलती थी। जहाँ आप सोचिए उस बिहार में और आज के बिहार में इतना परिवर्तन, जैसे नशाबंदी करके नीतीश जी ने निर्णय किया, ये कोई मामूली निर्णय नहीं है। ये आप सबके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल बिहार के लिए, आपके विकसित बिहार का ये निर्णय है। इसलिए ये सारा नैरेटिव जो पुराना है उसको अभी भी आज नहीं बदल पाए हैं। आज भी लोग कहते हैं कि यार वो बिहार में जाना, कोई इंडस्ट्री वाला आने के लिए तैयार भी नहीं होता था। अब धीरे धीरे सरकार ने तय कर दिया। अब जब मोदी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत ये की है कि मोदी जी ने उस समय विद्या की चिंता की, फिर चिकित्सा की चिंता की, फिर पानी की चिंता की। जो गुजरात हमारा
अकाल का प्रदेश गिना जाता था, सीधा नर्मदा का पानी कच्छ में पहुंचा दिया, 24 घंटे बिजली लगा दी और उसके बाद पूरे देश में व्यापार को बढ़ाने के लिए 2001 में वो मुख्यमंत्री बने। 2003 से आपने वाइब्रेंट गुजरात पढ़ा है और सुना है, उसको 20 साल हो गया है। वाइब्रेंट गुजरात के तहत पूरे भारत और विश्व दुनिया के लोगों को इन्वेस्टमेंट के रूप में बुलाया, तो क्या रोजगार मिलेगा, तो युवा हमारा खड़ा हो पाएगा, एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर पाएगा, युवाओं को अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री आएगी तो उनको व्यापार के साथ जोड़ने का एक कड़ी बनेगी और उत्पादन होगा तो बिक्री के लिए आपका व्यापार ट्रेड रहेगा तो उपभोक्ता तक, ये एक दूसरे में कनेक्टिविटी है। तो उनकी सोच 2001 में जो व्यक्ति पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, भूकंप की पूरी बात को समेटते हुए उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट किया और कच्छ में नई पॉलिसी लाई। नई पॉलिसी के तहत इतनी उन्होंने सब्सिडी दी कि पूरे दुनिया को आकर्षित किया। आज कच्छ में कहां के प्लांट लग गए और लोग वहां आए और आज देखिए गुजरात कहां से कहां खड़ा हो गया। यही मैं चाह रहा हूँ, मेरा जो सवाल है, आपने कहा कि साहस, उद्यमिता का मतलब साहस। दिक्कत ये है कि 50 सालों में आपने साहस को दबा दिया यहाँ पर बिहार में। आपने मतलब बिहार का जो हम बिहार की चिंता हाँ, जो बिहार में 50 साल का जो शासन रहा या जो बिहार में 50 साल का जो रिजाइम रहा, उसमें इसने देखा, इन लोगों ने देखा, इनके पिताजी ने देखा कि जो उद्यमिता कर रहा है उसको एक अधिकारी जब चाहे ताला लगा दे रहा है, जब चाहे वो अधिकारी के सामने उद्यमी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है और जो अफसर है वो बाबूगिरी कर रहा है। तो ये बोलता है कि हमको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, हमको अफसर बनना है। काहे कि अफसर जो है, मैं इनके उद्यमिता को तो क्रश किया गया। गांव-गांव में देखा कि उद्यमी परेशान हो रहा है। जो शासन था तो उसमें कोई गुंडा आ रहा है, बाहुबली आ रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसे डिमांड पूरा करो। तो बेचारा देखा कि उद्यमी जो है वो तो सबसे निरीह प्राणी है, वो एम्प्लॉयमेंट भी देगा, टैक्स भी देगा और वो अफसर से और गुंडा से सबसे दबेगा। तो बोला या तो गुंडा बन जाओ या अफसर बन जाओ। आपने बहुत अच्छी बात की। इसी के लिए आज मैं जिस ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन हूँ, उसका एक सिस्टम बना दिया। भारत में आजादी के बाद पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया। और उसका चेयरमैन होने के नाते मैं आपको कहता हूं कि ये उद्यमी, हमारे व्यापारी, हमारे एमएसएमई, हमारे लोगों के व्यवस्था के लिए कि उनको आज माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से हमको निर्देशित किया है कि आपको व्यापार में कम से कम सरकारी अधिकारियों की दखल अंदाजी होनी चाहिए। ऐसा नैरेटिव अब माननीय मोदी जी ने निर्णय कर दिया है। 40,000 कंप्लायंस को रद्द किया गया है। अंग्रेजों के जमाने के जो आते कानून थे उन सबको रद्द किया। 180 आपराधिक मामलों को रद्द किया गया, जिसमें छोटी छोटी बात पर व्यापारियों को, उद्यमी को जेल हो जाती थी। अब उसके लिए ऐसी व्यवस्था की कि उसकी न्यायिक व्यवस्था होगी कि उनको पहले सुना जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा। पहले तो सीधा है और इन अधिकारियों को सीधा करने के लिए हमारा बोर्ड बन गया। अब बोर्ड की भी मैं ताकत बताता हूँ। इस बोर्ड के साथ अग्रवाल साहब 9 मिनिस्ट्री संलग्न है। ये हमारे साथ फाइनेंस भी है, रेवेन्यू भी है, अर्बन डेवलपमेंट भी है, लेबर भी है, आईटी भी है, एग्रीकल्चर भी है और एमएसएमई भी है और नीति आयोग। इसके सीनियर ये मेरे साथ बोर्ड मेंबर, आप इससे आपके बिहार के पटना के ये आपके मित्र हैं, ये मुझे लेके आए। इनके सामने मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि वो 9 मिनिस्ट्री के सीनियर आईएएस, 8 मिनिस्ट्री और नीति आयोग। सीनियर आईएएस हमारे साथ बोर्ड मेंबर है। पूरे भारत के हर प्रदेश से, जैसे ये बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे पूरे भारत से हमारे एक एक प्रदेश से और यूटी से बोर्ड मेंबर है। हमारा 55-56 लोगों का बोर्ड है। तो ये आपका जो प्रश्न है कि सरकारी अधिकारियों के कारण प्रताड़ित होता है व्यापारी, अब व्यापारी के स्वाभिमान और सम्मान, उद्यमी के व्यवस्था के लिए कई किंतु परंतु नहीं कि पूरा सिस्टम हमने सेटअप ऐसा किया है। और आज आप सब विद्यार्थी हैं, आप कल का भारत है,
आप आने वाले देश का व्यापार चलाने वाले हैं, देश की इंडस्ट्री आपके हाथ में आने वाली है, बिहार का काम आपके हाथ में आने वाला है। तो मैं आपको कहता हूं कि पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज सोचिए कि हम 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 4थी अर्थव्यवस्था हो गई, 3री अर्थव्यवस्था में प्रवेश हो रहे हैं। और अमृत काल में हम 75 साल पूरे करने के बाद आप सोचिए, हम सबका सौभाग्य है और आप सबका तो कितना अच्छा सौभाग्य है कि आप अमृत काल से विकसित भारत, हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आप विकसित भारत 2047 में उसके आप लोग सब, मैं तो कह रहा हूं आप सब अपना व्यापार करना, आपको किसी को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आज आपको शुभ दिन में अपील करता हूं छठ के महोत्सव के बाद कि आप नई उमंग आकांक्षाओं के साथ यहाँ से तैयार होने के बाद आप अपना कोई ना कोई फैक्ट्री लगाइए, कोई ना कोई उद्योग लगाइए, कोई ना कोई आप व्यापार करिए और आप जॉब क्रिएट करने वाले, जॉब देने वाले लोग बनेंगे तो ये बिहार, आज का जो बिहार है वो आने वाला विकसित भारत का बिहार, प्रथम आपका राज्य बन सकता है। कि बिहार में जो ब्रेन है, बिहार में जो संभावनाएं हैं, बिहार की जो शक्ति है, बिहार में जो मेहनत है, परिश्रम की पराकाष्ठा पूरा बिहार के हमारे जो श्रम योगी है वो पूरे देश की फैक्ट्रियों को चलाते हैं। मेरी भी फैक्ट्री है, उसमें बिहार के श्रम योगी है, उनकी मेहनत से, उनके पसीने से बना। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैसा नैरेटिव लाया, देखिए आज वो क्या कहते हैं, लाल किले की प्राचीर से हम सबने सुना, टैरिफ के टेरर को लेकर अमेरिका ने कैसा अपने साथ चर्चा करके एक व्यापार के साथ कटुता पैदा कर दी। लेकिन ये मोदी जी है, ये अपना भारत है, नया भारत है। मोदी जी ने कहा कि किसी को कई किंतु परंतु में आने की कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो व्यापार की पद्धति अनादिकाल से चलते आए हैं और सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया वापस बनेंगे, विश्व गुरु वापस बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। और उन्होंने स्वदेशी को लाया। आज मोदी जी खुद लाल किले की प्राचीर से आप सोचिए स्वदेशी की बात कही। स्वदेशी क्या है? आप तो अभी युवा है, आप पहली बार के वोटर होंगे, दूसरी बार के वोटर होंगे, पहली बार के वोटर होंगे आप सब तो। लेकिन आप मत देने से पहले ये सोचना कि उस जमाने में देसी कहा जाता था कि कोई भी बीमार होता था तो कि देसी इलाज करिए, कोई भी घर परिवार को चलाने में अपना स्पष्ट रूप से हाथ से तला हुआ खाने की बात कही जाती है। उस समय का देसी आज का स्वदेशी हो गया। हम भारत को बचाने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए, भारत को प्रगतिशील बनाने के लिए, उसको विकासशील के साथ अब जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें स्वदेशी का नारा है। ये स्वदेशी अपने लिए इतना बड़ा आज टर्निंग पॉइंट भारत के लिए हो चुका है कि इस बार मैं भारत सरकार का चेयरमैन हूं, मैं आपको आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि इस बार की दिवाली वास्तव में एक बहुत बड़ी महादिवाली के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ 3 दिन पहले आए थे और छपरा में उन्होंने क्या कहा, 1.5 लाख आपके बिहार में धनतेरस के दिन 1.5 लाख मोटरसाइकिल की बिक्री हुई है साहब। आप कल्पना करिए बिहार में 1.5 लाख, क्योंकि जीएसटी का बचत उत्सव है, चल रहा है, लोगों को जीएसटी में फायदा हो गया, 2 व्हीलर में फायदा हो गया, 4 व्हीलर में फायदा हो गया, रोटी पे 0 टैक्स हो गया, सीमेंट पर 10% घटा दिया, कपड़े पे 5% हो गया। 395 चीजें ऐसी है सर जिसपे 0 टैक्स या 5% जीएसटी कर दिया। ये है नया भारत, ये है मोदी जी का भारत, ये है आपका भारत। इतना परिवर्तन हो रहा है, ये आपको सुदृढ़ बनाने के लिए, आपके भविष्य के लिए विकसित भारत का लाभ आपको मिलने वाला है। और आज देश के प्रधानमंत्री आज से ही विकसित भारत की परिकल्पना के साथ एक एक निर्णय कर रहे हैं। 2017 में 1 टैक्स का सिस्टम किया, जीएसटी लाए और जीएसटी के बाद निरंतर सरकार काम करती रही कि इसमें कहां-कहां परिवर्तन कर सकते हैं और आज 2 सेलेक्ट कर दिया, 5 और 18। उससे फायदा कितना हुआ? आज शिक्षा में, आपके नोटबुक में, पेन में, पेंसिल में, हर चीज में, यानी
प्रत्यक्ष रूप से हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़ा उद्यमी है या छोटा व्यापारी है या छोटा उपभोक्ता है या बड़ा परिवार का व्यक्ति है, हर एक को कोई ना कोई फायदा हुआ है। और वो फायदे के पीछे उनकी मंशा ये नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उलझ गए। जैसे आपने जातिगत बात करी, परंपरागत हम जातिवाद में फंसे हुए हैं, ये परंपरा का वोट इसको ही मिलना चाहिए। अरे इन सब चीजों में पढ़े लिखे बच्चों को बहुत एग्रेसिवली आगे आना चाहिए। यहाँ मैं एक बात बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ये जाति बहुत तुम लोग को भी थोड़ा बहुत महसूस होता है चुनाव के समय, नहीं गांव में अपने जिला में महसूस कर रहे हो। तुम लोग एक बात बताओ, जब तुम लोग क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठता है, क्या तुम कभी उसकी जाति से कंसर्न होते हो? ऐसा करते हो कि भाई अपनी जाति वालों के बगल में बैठोगे? ऐसा कुछ भी तुम्हारे मन में भाव आता है? बाबू वोट देते समय सब क्यों दिमाग में आता है? ये हो रहा है कि पटना में फलाना जाति का उम्मीदवार नहीं दिया गया, उधर से आ गया है तो उसको वोट देंगे। ये जितने टीचर लोग बैठे हैं, ये भी जाके अपने अपने जाति वाले को वोट देकर के आते हैं। हाँ नहीं, देखिए जिस विषय को आज आपने मौका दिया है, आप मेरे परिवार के लोग, मैंने आज कहा है आपसे रिश्ते हैं तो रास्ते हैं, और मैं मोदी जी की गारंटी की बात करता हूँ, मैं उनके साथ काम करता हूँ। साथियों, मेरा कोई प्रलोभन नहीं है, कोई मेरा लोभ नहीं है, लेकिन मैं आपके भविष्य को समझता हूँ, मैं आपके भविष्य को देखता हूँ। मैं व्यापारियों के बीच में पूरे देश में काम करता हूँ, मैं 28 राज्यों में इस प्रकार के कार्यक्रम व्यापारियों के साथ करता हूँ, और हर यूटी में मैं जाता हूँ। मैं और मेरी टीम इस बात में लगे हुए हैं कि व्यापार कैसे सुधरे और माननीय मोदी जी की पॉलिसी और सरकारी अधिकारियों को दबाव से कैसे व्यापारी बचे। अलग अलग प्रकार की व्यवस्था को लेकर ये जीएसटी उन्मूलन की जो बात हुई, इतना परिवर्तन हुआ जीएसटी रिफॉर्म से, लेकिन आप सबको आज संकल्प लेना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे बच्चे, आपका भविष्य है, आपका व्यापार है, आपकी इंडस्ट्री है, आप अधिकारी बने, उसके लिए मना नहीं कर सकते, वहाँ बहुत लिमिटेशन है। कहने को तो कुछ भी कहता है, लेकिन 75 साल का हिसाब, हम तो सब व्यापारी हैं। अगर व्यापार को समझते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी को मैं कहता हूं कि साहब, हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो ऐसी बात है कि हर चीज को आंकड़ों में देखा जाता है। किसी की बीमारी होती है तो कहते हैं कि कैसे है तबीयत, रुपए में 12 आना ठीक है, रुपए में 4 आना ठीक है। तो हर बात को हमने पैसों से, आंकड़ों से देखा जाता है। तो आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठकर अगर बिहार को विकसित करना है, बिहार को सुरक्षित करना है, अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना है, आपको भी व्यापारी बनना है, आपको भी उद्यमी बनना है, आपको भी एमएसएमई में आना है, आपको भी इंडस्ट्री लगानी है, आपको भी जॉब क्रिएट करने वाला बनना है, आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको भी इस देश को आगे ले जाने में कहीं न कहीं अर्थ सैनिक के रूप में सपोर्ट करना है। सेकंड डिफेंस के पैर ही बन सके, वहां रक्षा सुरक्षा तो हमारा करने वाला हमारा सिपाही है, फौज है, लेकिन हम इस देश को बचाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेकंड डिफेंस के रूप में अगर हम उसके अर्ध सैनिक बन सके तो आने वाला भविष्य भारत को सोने की चिड़िया बनाने से, विकसित बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस देश के प्रधानमंत्री अमृत काल के बाद ये संकल्प के साथ इस देश को आगे ले जा रहे हैं। साथियों, दुर्घटना हम सब ने देखी 22 अप्रैल को, जो भाव से जिन लोगों ने जाति धर्म पूछ के और हमारे भाइयों को मारा, उनके परिवारों के सामने पहलगाम में मारा, जो आज आप याद करिए, आप तो बहुत हर चीज को इस पे देख सकते हैं कि 370 हटने से पहले आज कश्मीर में संख्या हो गई थी टूरिस्ट की 1 लाख 2 लाख, इतनी वहां भय हो गया, खतरा हो गया था। लेकिन 370 हटाने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर इतना सुरक्षित हो गया कि हमारे वहां पर संख्या हो गई 2 करोड़ 40 लाख 50 लाख। और देखिए, लोगों ने जिस प्रकार से वहां आकर देश में अपने यहाँ पर डिस्टर्ब करने के हिसाब से जिस तरह से उनकी मौत की घाट उतारने का दुष्कर्म किया, लेकिन मोदी जी का आप सोचिए, उनके कार्य करने का उनका दायित्व, उनकी खुद की देश के प्रति जो स्वामी भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है,
उन्होंने आपकी बिहार की धरती से 24 तारीख को आके कहा था कि जिन लोगों ने और जिन आकाओं ने इस घटना को घटित किया है उनको कल्पना से भी परे नष्ट नाबूद किया जाएगा। और 7 तारीख की बात को याद करिए, उनको 9 ठिकानों पर चीर कर खत्म करने का कार्य किया। वो आत्मनिर्भर भारत अब आप अपनी मिसाइलों को 200 किलोमीटर अंदर घुसाकर और प्रबोध मिसाइल के माध्यम से आज नष्ट नाबूद किया और पूरा विश्व आज प्रबोध के लिए लाइन में खड़ा हो गया। ये आत्मनिर्भर भारत, ये है आपका भारत, ये है नया भारत। के आज आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा इफेक्ट हो गया। हमने जो हथियार शस्त्र बनाए आज हमें एक्सपोर्ट करने वाले बन गए। आप सोचिए कि एंटोनी जी जब देश के रक्षा मंत्री थे उनके पास 0 बजट, बोले हम पैसे खरीदने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मोदी जी के आने के बाद 5 लाख करोड़ रुपए का तो संसाधन खरीदा, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के रूप में अपने यहाँ पर मिसाइल्स, अपने यहाँ पर हथियार बनना शुरू हो गया और पूरे देश को जिस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, केवल अर्थव्यवस्था में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम सैनिक व्यवस्था से लगाकर सुरक्षा व्यवस्था से लगाकर हर कदम पर शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, आप सोचिए वंदे भारत ट्रेन आपके यहाँ 12,000 ट्रेन एक्स्ट्रा लगा दी साहब ये छठ के कार्यक्रम में। और आप सोचिए, आपको मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन शर्म आती है, मैं पहली बार यहाँ पर घूम रहा हूँ और देश का एक बहुत बड़ा पार्टी का नेता ये कहते हैं कि ये तो नाटक है, छठ मैया की बात को कहकर आपको हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैंने पहली बार छठ मैया की नितिन भाई मेरे को नवीन भाई ले गए और मैंने सर पूजा करी। दूसरे दिन सुबह भी मैं जल्दी उठने वाला, मेरा अभ्यास नहीं है, मैं 5 बजे उठ के भी गया कि इतनी बड़ी शक्ति मिलती है। आज बिहार में जो ताकत है ना, वो छठ मैया की जो ताकत है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। ये मैंने पहली बार आवाज किया। मैं शिक्षा के मंदिर में बैठा हूँ, मैं सरस्वती का आराधक हूँ, मैं कभी आपको गलत बात नहीं कहूंगा। मेरे मन में ऐसा भाव आया और चुनाव जीतने के लिए, मोदी जी को टोकने के लिए, उनको रोकने के लिए आप ये कह दो ये तो नाटक है, छठ मैया के कार्य को नाटक कह देवे, मोदी जी के परिवार को, मां को इस तरह की बात कहना। अरे आप अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कहिए ना, अपने अपने हिसाब से आप लड़िए ना। उसके लिए आप पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार के युवाओं का समय बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के युवाओं का भविष्य खत्म कर रहे हैं। जिस गति से अगर दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे हैं, मैं गुजरात की तफावत करूं तो हम बिहार के लोग इतने पीछे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है वो यहाँ का जातिवाद और यहाँ का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो एक कंफ्यूजन करते हैं, खुद का अभ्यास नहीं, खुद की पढ़ाई नहीं। और जो पढ़ने वाला बिहार है, जो देश को चलाने वाला बिहार है, जो हमारे यहाँ से इतने IAS अधिकारी, इतने अधिकारी के रूप में पूरे देश में लोग जाकर अधिकारपूर्ण से देश को, राज्य को आगे चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कील ठोकने का काम, रोकने का काम, इस बिहार को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा और छठ मैया तो इस बार बिल्कुल माफ नहीं करने वाले हैं। लेकिन साथियों, आप युवा साथी, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम को केवल आपको कार्यक्रम नहीं समझना है, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं। मैं इनका पांव छूकर वंदन करता हूं कि इन्होंने ये मौका दिया कि आप भारत का भविष्य है, आप बिहार का भविष्य है। आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि देश को द्रुत गति से विकसित बनाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिन्होंने शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार हो, उसकी हर व्यवस्था के लिए मैं मोदी जी को 40 साल से जानता हूं साथियों। उन्होंने जीवन में एक दिन की छुट्टी नहीं ली, एक दिन का विश्राम नहीं किया, एक दिन भी उनको आपने आलस में नहीं देखा। अगर टैरिफ की बात आई तो छोटे छोटे देशों के साथ आप देखिए, अपन पहली बार सुन रहे और पढ़ रहे हैं कि इस देश में गए, इस छोटे देश में गए जहां भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं गया, या 40 साल पहले कोई प्रधानमंत्री गया था, और वो जाकर अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। G20 के माध्यम से आपने देखा पूरे विश्व ने आकर गांधी जी की समाधि पर नमन किया और वसुधैव कुटुंबकम की बात देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं
देश के प्रधानमंत्री जी नियमित रूप से पूजा करते हैं। उनका तो कोई परिवार नहीं, वो इस देश के हर युवा के लिए पूजा करते हैं, हर बुजुर्ग के लिए पूजा करते हैं, हर माता के लिए पूजा करते हैं, हर व्यक्ति के लिए पूजा करते हैं, देश की रक्षा के लिए पूजा करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए वो पूजा करते हैं और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े इसके लिए वो पूजा करते हैं। और जीएसटी बचत के माध्यम से आप देखिए, मैं पूरे बिहार में घुमा, जीएसटी बचत के रूप में आज व्यापारियों में इतना उत्साह है, उपभोक्ताओं में इतना उत्साह है, हर व्यक्ति में अगर 1.5 लाख आपके बाइक बिक गए, इतना अगर तेजी से काम चल रहा है। और आप सोचिए कि सबसे बड़ी बात आज एक भावात्मक नहीं, उन्होंने एक नैरेटिव दे दिया देश को। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, देश के प्रधानमंत्री जी जब स्वदेशी की बात करते हो, और मोदी जी के कहने पर जब उन्होंने टॉयलेट बनाने की बात की तो करोड़ों टॉयलेट इस देश में बन गए। स्वच्छता की बात की तो हर छोटे से बड़ा बच्चा आज स्वच्छता के साथ लग गया। तो साथियों, ये जो आपके और हमारे भविष्य से जुड़ी हुई बात है, वो सबसे बड़ी बात है सर, वो बात है स्वदेशी को अपनाना। हर घर तिरंगा, वैसे हर घर स्वदेशी, गर्व से कहो ये स्वदेशी। इस बात को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़ गया कि हम विश्व के साथ ताकत से कैसे लड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था हमारी कैसे और विकसित बन सकती है, हम कैसे मजबूत बन सकते हैं, हम हर टैरिफ के टैरिफ से कैसे जवाब दे सकते हैं। वो वहां सुरक्षा रक्षा करने के लिए हमारी शौर्यवान सेना से जवाब देते हैं, और अर्थ सेना के रूप में आर्थिक व्यवस्था में वो ऐसे ऐसे निर्णय कर रहे हैं, आज पूरा देश झूम उठा है। हर देश का हर व्यक्ति, हर युवा, हर महिला इस बात से तय कर चुकी है कि हमको स्वदेशी के साथ जुड़ना है, हमको स्वदेशी वस्तु ही अपनाना है। भारत की मिट्टी से बना, भारत के श्रमयोगियों से उत्पाद किया हुआ ही माल हम बेचेंगे और हम खरीदेंगे। अगर ये तय हो जाता है तो आने वाला समय देश को विकसित बनाने में, भारत को सोने की चिड़िया बनाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और उस सब का आनंद लेने का आप सबको मैं अपील करने आया हूं, आप सबको आह्वान करने आया हूं कि इस मुख्य धारा से आपको जुड़ना पड़ेगा। साथियों, 2043 आपके लिए है, मोदी जी का एक एक निर्णय आपके भविष्य के लिए है, मोदी जी का एक एक कर्तव्य भाव आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है। मोदी जी ने इस देश की किसान की चिंता की, इस देश की गरीब की चिंता की। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाना ये कोई मामूली कार्य नहीं है। वो मिडिल क्लास के रूप में आगे आने का कार्य हुआ, उससे हमारा व्यापार भी बढ़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाना ये कोई कम बात नहीं थी। और साथियों, आपने वो जंगल राज तो नहीं देखा, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखना कि पुनः कोई आपके और हमारे परिवार से, आपके बिहार के लोगों से भूल ना हो, जिससे हमको दुखी होना पड़े। और डबल इंजन, ऊपर मोदी जी बैठे और नीचे भी अगर नीतीश जी बैठते हैं, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बनती है, तो आप सोचिए आने वाले समय में ये एनडीए का तालमेल इसीलिए कहते हैं कि दोनों सरकारें अगर एक होगी तो आने वाला समय बिहार के लिए और हमारे भविष्य के लिए। और आप सोचिए कि ये सारी व्यवस्था में हम सबको सक्रियता लानी पड़ेगी। ये मेरा विषय नहीं है, मैं आपके साथ आके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन देश में बिहार को लेकर जिस प्रकार का जज्बा है, जिस प्रकार की उमंग और आकांक्षा है, वह कहीं ना कहीं बिहार में इस कार्य को रोकने की जिस प्रकार की प्रणाली का कुछ लोगों ने नैरेटिव तय कर दिया और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहना चालू कर दिया, उन सारी बातों को अगर आपको जवाब के रूप में देना है, आपको समर्थन के रूप में देना है, आपको भविष्य को देखना है, तो आपको इस देश की चलती हुई विकसित इस गाड़ी जो ट्रेन चल चुकी है, उस ट्रेन में कहीं ऑब्स्टेकल नहीं आए और पटरी पर चलना है तो 2 पहिए एक जैसे होने चाहिए, तभी आप आगे और विकसित हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस परिबल के साथ
इस चुनाव में अपनी प्रमुख भूमिका रखना। माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है और हमको केवल हमारे भविष्य के लिए, हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हम सबको जॉब नहीं, हम जॉब क्रिएट वाले बने। तो उसके लिए जैसा आपने पूछा कि गुजरात ऐसे आगे कैसे बढ़ा, गुजरात के बढ़ने के पीछे ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात में हर तरह की व्यवस्था को बढ़ाया। और आपने कहा कि जिस तरह से नैनो आया, नैनो के पीछे आज ऑटोमोबाइल्स हब बन गया। आज गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ सारी व्यवस्था इतनी उम्दा हो गई और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, और मैंने जैसा कहा कि वहाँ आपका फिक्स एक ही सरकार इतने सालों से, तो कितना बड़ा अंतर हो सकता है, इतने बड़े निर्णय हो गए और आज जॉब क्रिएट करने वाला गुजरात हो गया। हर तरह के लोग पूरे देश में नहीं, विश्व में गुजराती कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो सारा कार्य करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा। आप सबको देखकर मुझे थोड़ा जोश ज़्यादा आ गया, इसलिए आप अन्यथा मत लेना। लेकिन मुझे लगा कि आज आपकी जो ये टीम है सर, आपके ये बच्चे हैं, इन सबके चेहरों को देखकर मुझे एक ऐसा सपना दिख रहा है कि ये वास्तव में बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, एक ऐसी संस्था में बैठे हैं और ये वास्तव में बिहार का भविष्य है। और ये लोग अगर एग्रेसिव होकर तय कर लेंगे तो आने वाले समय में बिहार में एक अलग प्रकार का बिहार देखने का, 2047 का भारत का सपना पूरा होने में बिहार में प्रमुख भूमिका रहेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। ये बात मेरे मन में थी, मैंने आपको कहा। बिहार को भारत की ग्रोथ का इंजन बनाना होगा और इनको बनाना होगा। और तुम्हारा सपना जो इन्होंने कहा कि देश के प्रमुख IAS अधिकारी बिहार के हैं, तो अब बिहार का युवा सिर्फ अधिकारी बनने का सपना नहीं देखेगा। नारायण मूर्ति ने जैसे इन्फोसिस बनाई और नारायण मूर्ति के इन्फोसिस बनने से देश आगे बढ़ा, TCS से देश आगे बढ़ा, शिव नडार के SCL से देश आगे बढ़ा। तुमको भी उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर जरूरी है। क्या इन्फोसिस, TCS, इनके बिना भारत में IT का क्रांति आता? तो क्यों नहीं अगला नारायण मूर्ति बिहार से निकले? और संभव है, और ये संभव है और यही योगदान देना होगा। बिहार के युवा को एंटरप्रेन्योरशिप में ही आना होगा। मैं जो बात कह रहा था कि आपने बचपन से सपना देखा, आपको अपने सपने में थोड़ा फेरबदल करना होगा। नहीं संभव है कि बिहार का हर नौजवान IAS अधिकारी बन जाए, और ज़रूरत भी उस बात की नहीं है। किसी IAS का वो योगदान नहीं है जो योगदान रतन टाटा का है, जो योगदान नारायण मूर्ति का है, जो योगदान धीरू भाई अंबानी का है, या जो योगदान कुमार मंगलम बिरला या उनके पिता आदित्य विक्रम बिरला या उनके पिता बसंत बिरला और घनश्याम दास जी बिरला का रहा होगा। तो देश को उद्यमियों की, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत हमेशा से है। और आज क्या तुमको लगता है कि अमेरिका आगे है तो उसमें इलॉन मस्क का, बिल गेट्स का योगदान है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या हम अपने इलॉन मस्क और अपने बिल गेट्स तैयार नहीं करने होंगे? हमें अगर दुनिया को जवाब देना है तो हाँ, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला गए, लेकिन एज ए CEO गए हैं। हमें अगर अपना गूगल बनाना है, हमें अगर अपना माइक्रोसॉफ्ट बनाना है, हमें अगर अपना टेस्ला बनाना है, तो हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाना होगा। और नई पीढ़ी का सपना एक अधिकारी बनना, चलो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ा सपना है इलॉन मस्क बनना, उससे बड़ा सपना है धीरू भाई अंबानी बनना। अधिकारी छोटा है, देश को बनाने में अधिकारी का योगदान भी छोटा है। नारायण मूर्ति का योगदान इस देश को बनाने में ज़्यादा बड़ा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सपना बड़ा देखना है तो फिर अफसर बनने का सपना क्या देखना, नारायण मूर्ति बनने का सपना होना चाहिए। और यही योगदान बिहार से मिलेगा। मुझे लगता है कि 2-3 प्रश्न जरूर हो जाए बच्चों की तरफ से, क्योंकि हमने वो बात कही थी। आप बिंदास कोई भी बात कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी तुमको जो पूछना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, मैंने आज तक सिमेज में किसी तरह का पॉलिटिकल कार्यक्रम अवॉइड करने का एक निर्णय लिया हुआ था। मैं नहीं होने देता था। मैंने कल नवीन जी को मना भी किया। और मेरी क्या पॉलिटिकल रुझान है वो मैं अपने बच्चों पर नहीं थोप सकता। इसलिए अगर कोई भी बच्चा किसी राजनीतिक विचारधारा को रखता है तो वह स्वतंत्र है। लेकिन इस परिचर्चा को आप इस रूप में लीजिए कि चूंकि आप व्यस्त हो गए हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे? पहली बार वोटर ओके,
हाँ हाथ पूरा खड़ा पूरा हाथ, हाँ पूरा हाथ खड़ा करो। ये पहली बार हुआ। साढ़े 17 साल वाला आधा हाथ होगा, 18 साल वाला पूरा हाथ खड़ा करेगा। बाकी ठीक है। सारे वोटर तो है ये हाथ खड़ा करेंगे। जो पहले वोट दे चुका है कौन कौन लोग हैं? जो पहले वोट दे चुका है? पहले वोट दे चुके हैं। हाँ कुछ 2 4 5 6 बच्चे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो तुम लोग बेटा समझो इस बात को कि क्या ये वोट का अधिकार जो है ये संविधान से हमें मिला है, इसका महत्व है कि नहीं है। और ऐसे ही कहीं भी किसी को भी दे आना, क्या ये उचित होगा? क्या इसके पीछे विवेचना होनी चाहिए, समेकित विवेचना होनी चाहिए? तो आज के इस कार्यक्रम को उसी विवेचना का अंग समझो, तुम अपने निर्णय तक पहुंच सको। इसके लिए तुम्हारे बीच में एक बात, एक विचार को लाया गया। दूसरा कोई विचार तुम्हारे मन में आता है, उसको अभी प्रश्न के माध्यम से पूछो। विमर्श होना कोई बुरी बात नहीं है, किसी तरह का वैचारिक मतभेद होना इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। 2 तरह के विचार भाई, हमारे कोई बोलता है कि मेरी पद्धति अलग है, मेरी धर्म की पद्धति अलग है, उससे हम लोग को कोई भेदभाव होता है? उल्टा हम तो इफ्तार का आयोजन करते हैं, मतलब हम लोग विविधता को उत्सव मनाने वाले लोग हैं, हम लोग विविधता का उत्सव मनाते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हारी कोई वैचारिक, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा हो, किसी की कोई विचारधारा हो, किसी का कोई पारिवारिक अफिलिएशन भी होता है कि मेरे पिताजी दादाजी जुड़े हुए हैं किसी पर्टिकुलर विचार से, पार्टी से, नेता से, तो उसका भी हमारे यहाँ पर रंजीत कुमार को आप जान रहे हैं, वो एकदम विशुद्ध रूप से लालटेन छाप के भक्त हैं, तो भाई मेरा प्रिय है वो। तो ऐसे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि है या कोई एफिलिएशन है, उससे कोई तकलीफ का विषय नहीं है। आई थिंक एवरीबडी शुड एक्सरसाइज, लेकिन हाँ विचार होना चाहिए, प्रश्न संवाद होना चाहिए, है ना। तो तुम लोग युवा हो, तुम्हारे मन में कई बातें होंगी, मैं समझता हूँ कि तुम अपना तीखा से तीखा प्रश्न इनसे पूछो। और जितना मैंने इनकी क्षमता को देख के मैं अभिभूत हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर देने से सुनील सिंघी जी जो है वो पीछे हट जाए। क्योंकि मैं माननीय मोदी जी का शिष्य हूं, 40 साल से मेरी शिक्षा, नहीं तो वो प्रभाव दिख रहा है। और मैंने कहीं भी आपको ये नहीं कहा कि आपको किसको वोट करना है। देश कहाँ चल रहा है, देश कौन चला रहा है, देश में क्या चल रहा है, देश आगे क्या बनने वाला है, वही मैंने आपके बीच में रखा है। मैंने कहीं कोई पॉलिटिक्स या कोई पार्टी की बात नहीं कही, उसमें आपको तय करना है। और आप इसको कहीं अन्यथा इस मीटिंग को इस ढंग से लेना कि एक व्यापारी के बीच में कार्य करने वाले 2 नेता आए थे और आपको व्यापार से जुड़ने का क्या फायदा और क्या मायने हैं उसको मैंने समझाया है। और कुछ बातें मैंने माननीय मोदी जी के बारे में बताई है, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने उनसे सीखा है, वो हम सबको, चाहे दुनिया का अगर जो व्यक्ति विश्व प्रिय नेता बन गए, तो आज भारत में तो उनके मुकाबले में हमको और कोई किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता है नहीं। बताइए आपका प्रश्न। यस प्लीज, माइक दो नीरज। A very warm good afternoon sir. My name is Arunima Abha. सर, व्यापार की बात चल रही है, आपने जीएसटी के बारे में भी 2 बार बातें कर दी, तो मैं जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में ही कुछ सवाल है मेरे। जैसे कि आपने फाइनल प्रोडक्ट्स पे तो जीएसटी बहुत घटा दिया, बट ऑन द अदर हैंड आपने जो रॉ मटेरियल है उस पर इतने ज़्यादा जीएसटी बढ़ा दिया कि लाइक फिर हम कंज्यूमर्स को उसका कुछ अंतर दिख नहीं रहा है। क्योंकि मैं भी ट्रेड कर, मतलब मेरा भी बिजनेस है, तो मुझे भी पता है कि कहाँ जीएसटी में कहाँ अंतर दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है। तो कंज्यूमर्स को अगर मैं अपने लेवल में बताना चाहूँ तो कंज्यूमर्स को इसका कुछ फायदा नहीं हुआ है, और बट फिर भी इसका डंका बहुत बज रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है। तो देखिए बेटा, आपकी बात बहुत अच्छी है, प्रश्न भी बहुत आपका तीखा है, लेकिन आपको जो सीधा जो आपको असर पड़ रहा है वही आपको दिख रहा है, लेकिन जो फायदे हुए हैं वो 395 वस्तुएं मैं जब यहाँ से ऑथेंटिक बोल सकता हूँ। आपकी बात बहुत सही है, लेकिन जीएसटी में सबसे पहले 50 लोगों ने जीएसटी में परिवर्तन करना चालू किया, फिर हुए 500, फिर हुए 5000, फिर हुए 50,000। धीरे 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 हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। हमने कहा कि 40,000 कंप्लायंस हमने रद्द किए, 180 अपराधी, ये हमारे बोर्ड के साथ कनेक्टिविटी करके आप लिखित में हमको ये विषय आया कि आपका रॉ मटेरियल में आपको 18% है और वहाँ 5% है, उसके बारे में चर्चा विचारणा चल रही है।
आप ये मान के चलिए धीरे धीरे सारा रिफॉर्म होकर एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। और जो लोगों ने, आप ये मत बोलिए कि उसका ढोल बजाया जा रहा है, उसका ढोल पीट रहे लोग कि आज इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। देश में दो स्लैब बन गए और आप सोचिए कि कितनी चीजों पर आपकी जीवन जरूरी दवाओं पर 0 टैक्स हो गया, रोटी पे 0 टैक्स हो गया, दूध पर, मतलब कई चीजें, वो बहुत ज्यादा चर्चा करने का नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न का भी बहुत जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसी मेरी भावना है। देखो, जीएसटी जब से आया है, सबसे जो ट्रेडर्स हैं उनका ये पेन पॉइंट है कि जीएसटी इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम ये है कि जो पहले वैट था वो भी कॉम्प्लेक्स ही था, और उसमें भी स्टेट का अलग था, सेंट्रल का अलग था, हाँ, अलग अलग स्टेट्स का अलग था। और जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो वहाँ पर सारे स्टेट के फिनांस मिनिस्टर्स जाते हैं, फिनांस सेक्रेटरी जाते हैं, और बहुत मुश्किल से समन्वय बनाना पड़ता है कि किसी भी स्टेट का रेवेन्यू जो है वो घट ना जाए। और ये सारा कुछ किया गया। टीथिंग ट्रबल्स अभी भी जीएसटी में हैं, और ये जो 5 स्लैब का कॉन्सेप्ट था अब 2 स्लैब पे जा रहे हैं। इन्होंने बताया 10% सीमेंट पे जीएसटी कम हुआ, बट मुद्दा ये भी है कि भाई जीएसटी 28% सीमेंट पे था ही क्यों? लेकिन वो इसलिए था क्योंकि सीमेंट फैक्ट्रियों से जीएसटी कलेक्शन ईजी था, और जहाँ पर कलेक्शन ईजी था वहाँ पर शुरू में टैक्सेस अधिक रखे गए कि देश का रेवेन्यू जो है वो नुकसान ना हो जाए। अब अगला लेवल तुमको बताते हैं, आई थिंक पीएम के नॉलेज में ये बात है, वो चाहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएसटी के दायरे में आ जाएं। आज न कल आएंगे, लेकिन बिना देश को रेवेन्यू का लॉस हुए। अब देखो, आज जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, 2,40,000 करोड़ चला गया मंथली कलेक्शन, और बढ़ जाएगा। ठीक है। टैक्स घट रहा है, कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये अब शुरुआत जब हुई थी तो 80-90 हज़ार करोड़ के कलेक्शन से शुरुआत हुई थी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कारोबार जो है वो जीएसटी के दायरे में आते जा रहा है। जो पहले बिना टैक्स दिए कारोबार हो रहा था वो अब जीएसटी के दायरे में आ रहा है। तो सरकार को जैसे जैसे रेवेन्यू जीएसटी से बढ़ेगा, रिफॉर्म्स बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब तुमने जैसे बताया कि नोटबुक पे 5% है और पेपर पे 18% है, लेकिन अगर तुमको नोटबुक बनाना है तो तुमको फैक्ट्री से रिक्वेजिशन करना होगा कि हमको ये नोटबुक वाला पेपर चाहिए, तो वो पेपर 5% पे तुमको लग करके आएगा, तो तुम नोटबुक बेचोगे 5% पर। अभी 18% वाला पेपर का इनपुट आएगा और बेचोगे 5 पर, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब थोड़े थोड़े टीथिंग ट्रबल्स रहेंगे, और इनको जैसे जैसे जीएसटी की बैठक होगी या ये लोग का जो बोर्ड है ये सब बातों को उठाएंगे। देखो, परफेक्ट तुम्हारे पापा मम्मी नहीं है, परफेक्ट हम नहीं है, परफेक्ट तुम नहीं हो, लेकिन हम लोग को देखना पड़ता है कि आउट ऑफ द ऑल व्हाट इज बेस्ट। तो मोदी इज द बेस्ट एज ऑफ नाउ इन द ऑप्शंस अवेलेबल। कोई बेटर ऑप्शन आ जाए, हाँ बिल्कुल। 2017 से पहले हम लोग का पूरा टाइम बिजनेस का हफ्ते में 3 दिन सेल टैक्स डिपार्टमेंट में बैठे रहते थे। हमें रोड परमिट लेना होता था, सी फॉर्म लेना होता था, हमें 9C फॉर्म लेना होता था, और डिपार्टमेंट के अफसर हमेशा बोलते थे 5 फॉर्म देंगे, 10 फॉर्म देंगे, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 40 फॉर्म की होती थी। और हर डेली जाके हमको 5 फॉर्म देना होता, और ओनर को खुद जाके साइन करना होता था, कोई स्टाफ में नहीं जा सकता था। ये प्रॉब्लम थी वहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी उस समय। आज आपका रोड परमिट फट से बन जाता है, आप ई-वाइज बनाती हैं, ऑटोमेटिक आपका रोड परमिट बन के जाता है। आप बताइए, अपने फादर से पूछिए कि आप कितने जमाने से सेल टैक्स ऑफिस नहीं गए हैं जब से जीएसटी आया है। हम आज तक जीएसटी के अफसर को पहचानते भी नहीं है। बहुत बार ये जाता है, क्योंकि पहले तो रोज वहाँ गांधी मैदान जाके बैठे रहते थे। आज हमको गए वहाँ पे जमाना हो गया, क्योंकि जीएसटी में हमें जाने की जरूरत नहीं है। वो कभी आके अपना परिचय देते हैं तो हम पहचान पाते हैं कि आप जीएसटी के अफसर हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ चीजें जो रह गई हैं वो हम लोग बोर्ड में डिस्कशन चल रहे हैं। पूरे इंडिया से हम लोग के जो पॉइंट आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो भी हो जाएंगे। और आपराधिक मामले वगैरह पे और तेजी से काम हो रहा है कि कैसे हम लोग काम करें और व्यापार को। और हमारे स्टूडेंट्स ने मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी की जो बात है, पिछले बैच के स्टूडेंट ने एक ऐसा बिलिंग सिस्टम बनाया था कि पूरे इंडिया के लिए 1 बिलिंग पोर्टल, जिससे कि हर व्यापारी, उसका जो मैन्युफैक्चरर है, उसका जो सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल दे रहा है, सब एक ही पोर्टल से बिलिंग करे। और अगर इस तरह का बिलिंग सिस्टम जीएसटी के पैनल से आ जाए जिसमें सबका बिलिंग एक ही जगह से हो रहा है,
तो जो इनपुट को लेकर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा कि एक ही जगह से बिलिंग हो रहा है। तो इस तरह का और ये समाधान जो है, ये जो पोर्टल का पूरा सिस्टम है बना करके, वो हम लोग चाहेंगे कि निर्मला सीतारामन जी, जब हम लोग कोशिश किए थे कि उन तक पहुँचाए, वो जब बिहार आई थी, अब पहुंच जाएगा। हाँ, तो ये इस तरह का जब पोर्टल बच्चे बना रहे हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे से पोर्टल बना सकती है, तो सारे के सारे बिजनेसमैन उसी पोर्टल से जुड़ करके बिलिंग, हाँ, तो इससे क्या होगा कि ये जो जीएसटी में जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, नहीं, हम बना देंगे बोर्ड से। हाँ, जैसे अभी इनका जो बोर्ड है वो बहुत स्ट्रांगली प्रमोट कर रहा है ओएनडीसी को। तुम लोगों ने सुना है ओएनडीसी के बारे में? कितने लोगों ने सुना है ओएनडीसी के बारे में? मैं बता, जरा सा ओएनडीसी के बारे में बताइए बच्चों। देखिए, अभी इस देश में एक बहुत बड़ा संकट आया पूरे विश्व में कोरोना काल में, तो हम सबको मजबूरी बन गई। लेकिन देखिए, माननीय मोदी जी ने उस समय देश को कैसा बचाया, अपनी अर्थव्यवस्था बचाई और हर नागरिक की जान बचा, नहीं तो हजारों नहीं लाखों लोग मर जाते इस देश में। तो बड़े बड़े देशों में क्या हालत हुई, वो चीज़ के समय में ऑनलाइन सिस्टम हमारी मजबूरी हो गई थी। बाहर व्यक्ति जा नहीं सकता था, दुकान लगती नहीं थी, तो ऑनलाइन के कारण और वही सिस्टम होने के कारण आज ऑनलाइन से हर व्यक्ति खरीदी करने को बहुत, और आप लोग तो फटाक से मोबाइल लिया और तुरंत कोई भी चीज़ तुरंत मंगाने की बात करते हो। अब उससे हो रहा क्या है कि वो छोटे छोटे व्यापारी है, उनको एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि ऑनलाइन से उनका बिजनेस टूट रहा है, ये लोग तुरंत सप्लाई कर देते हैं। तो अब सरकार ने ये तय किया है, सरकार ने ये तय किया है कि हम ये सिस्टम ऑनलाइन का ओएनडीसी के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। उस पर कोई भी व्यक्ति आकर, अब ये लोग 40% तक सर्विस का टैक्स वगैरह वो चार्ज करते हैं, और हम लोग इस पर बहुत नॉमिनल खर्चे पे आपको उस पर केवल रजिस्ट्रेशन करना है और भारत में बैठकर कहीं से भी कोई भी व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है। और हम तो इसको पेरिफेरिक 1.5 किलोमीटर के एरिया में जो पहला है, पहले पटना से पटना का ही व्यापार हो, पटना के व्यक्ति को पटना के बाजार से ही सामान मिल जाए, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। तो ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल इंडिया को माननीय मोदी जी के आने के बाद देखिए, आज 12 देश में यूपीआई का प्रचलन हो गया। आज यूपीआई का इतना प्रचलन हुआ है जिससे आप सोचो कि भारत की अर्थव्यवस्था को। लेकिन सिंघी साहब, सवाल ये है कि ये जो ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है ना, और अमेजॉन है, ये सब तो पॉपुलर है, ओएनडीसी बढ़िया होने के बावजूद भी पॉपुलर नहीं हो रहा है। वही तो सर क्या है कि इसको सिस्टम में लाने के लिए लोगों को, अभी 4 करोड़ लोग तो जुड़ गए भारत में। धीरे धीरे हम इसके लिए आपको टीम भेजेंगे, आप वर्कशॉप कराइए। आपको देखिए, पहले रेलवे का सिस्टम आया ना, तब रेलवे के अधिकारी जो 50-55 साल के रिटायरमेंट के टाइम पे थे, वो कहे हम तो कंप्यूटर जानते नहीं, हम नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन से नहीं जुड़ेंगे। देखिए, सबको जुड़ना पड़ा और देश कैसा बदल गया, घर बैठे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो ये समय की पुकार है और इस समय आप ये सब कर सकते हैं। और आप यूथ लोगों को, हम तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपको हमारे बोर्ड भारत सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट देंगे। आप 25-25, 50-50 लोगों को ऑन बोर्ड कराइए, हम एक सिस्टम कर देते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट का बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह का कार्यक्रम हम आपके संस्था से ही प्रारंभ करेंगे। आप सोचिए, 24 का पास आउट बच्चा है कृष्णा, हाँ, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो उसने उसी में ब्लॉकचेन का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसमें जैसे आज अमेजन का कोई जेफ बेजोस मालिक है, ब्लिंकिट का कोई मालिक है, मतलब बोला कि जो ब्लॉकचेन का जो सिस्टम होगा उसमें कोई मालिक नहीं होगा। जितने दुकानदार हैं वो सब उस ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ेंगे, बायर ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ेगा, और वो खरीद बिक्री जो है सब रिलेटेड होगी। और इसमें बोला कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो डिलीवरी वाले लोग हैं, वो भी ब्लॉकचेन से जुड़े रहेंगे। और ये नेटवर्क जो होगा, ये इंडिपेंडेंट नेटवर्क होगा, नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी, कि कंपनी दाम बढ़ा देगी, कंपनी दाम घटा देगी, कंपनी रिटेलर का मुनाफा कमा लेगी। तो बोला कि इसको हम लोग बना सकते हैं। आई थिंक इंडिया पहला कंट्री बन सकता है अगर ब्लॉकचेन बेस्ड लेंडिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेस, ब्लॉकचेन बेस्ड टैक्सी सिस्टम। जो टैक्सी के ट्रैवलर है वो ब्लॉकचेन के उस प्लेटफॉर्म पर है, और टैक्सी वाले जो है उस ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर है, कोई बीच में उबर और ओला नहीं है। तो ये अगर इंडिपेंडेंट नेटवर्क
उसने लैंडिंग का सिस्टम बनाया था कि उस ब्लॉकचेन पे लैंडिंग करने वाले लोग भी हैं, पैसा लेने वाले लोग उसका एक प्रेजेंटेशन भिजवाइए और कृष्णा मैं को ही आपसे मिलवा दूंगा। हाँ और हम आप पूरी टीम एक बार भेजेंगे और आपकी संस्था को अगर सर्टिफिकेट देने के लिए आप तय करेंगे तो हम भारत का ये हमने नहीं, सरकार ONDC को तो हम चाहते हैं कि बच्चों को प्रमोट करो। हाँ तो भारत सरकार ने ये तय किया है कि अब बच्चों को उनके भविष्य के लिए वो आज भारत सरकार से सर्टिफाई कोई भी वस्तु रहेगी तो इनको उसकी मेहनत करनी है, सिस्टम में हम टीम भेज देंगे। तो आप 50-50 अपने व्यापारियों को जोड़िए। ये अपने इलाके के बिजनेसमैन हैं, हाँ जो ट्रेडर हैं, जो दुकानदार हैं, हाँ उनको ONDC पे लाओ। हाँ उनको वो लोग ONDC पर सर्विस देना शुरू करेंगे, कंज्यूमर ONDC पे आप आएगा। सर चुनाव के बाद तय करो एक तारीख, अपन टीम भेज देते हैं, टीम के साथ जोड़ के और आप ये करवाइए, बहुत मजा आएगी। उससे देखिए बिहार में हम पूरा नेटवर्क ONDC का कर देंगे तो लोगों को इतना फायदा होगा, रियल दाम पे माल मिलेगा और इतना कमीशन कम पे मिलेगा तो बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन हमको ऑनलाइन से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये आप लोग पढ़े लिखे लोग अगर नीचे समझाएंगे तो हम किराना के व्यापारियों को भी जोड़ रहे हैं कि छोटे छोटे व्यापारी जुड़ेंगे तभी उनकी आमदनी और उनका कितना समय बच जाएगा, उनका मैन पावर बच जाएगा, उनको कुछ ज्यादा माथामुड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारे सिस्टम में आप लोगों की बहुत जरूरत रहेगी। आपने बहुत अच्छा विषय ये ऑनलाइन वाला कर दिया। ऑनलाइन में आपकी संस्था को हम बिहार में नंबर 1 कर देंगे, इसके लिए मैं आपको सामने से आमंत्रित करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सोच क्या होती है। अभी मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, उसमें 12 साल का बच्चा है तो उसने अपने बोर्ड पर लिखा POS, पीछे में उसका था। तो अमिताभ जी ने पूछा ये POS का माने क्या होता है? बोला देखिए आज हम लोग विंडोज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इतने साल से यूज कर रहे हैं, IT आए हुए आज 45 साल हो गया, लेकिन किसी ने भारत में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की नहीं सोची। और मैंने सोचा है कि मैं भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा और वो बच्चा आज उस पर लगा हुआ है और बोला है कि मैं बहुत जल्दी POS, उसने अपना नाम दिया है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे MS विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो यही एक छोटी छोटी सोच से ही बिजनेस शुरू होता है। माइकल डेल जो आज इतने बड़े डेल कंपनी के मालिक हैं, उसको 13 साल में एक लैपटॉप गिफ्ट मिली थी स्कूल में, उसको घर ले जाकर उसने पूरी लैपटॉप खोल दी, स्क्रू ड्राइवर लिया, पूरी खोल दी, समझा, और आज वो देख लीजिए कि विश्व का कितना बड़ा डेल का मैन्युफैक्चर लैपटॉप है। सिर्फ उसने लैपटॉप खोली और उस दिन से वो शुरू हो गया, उसका पढ़ाई नहीं बंद कर दी उसने। ये एजेंसी है, है? आपकी एजेंसी है वो अलग बात है, लेकिन जो उसके बारे में पढ़ा हमने, नहीं बच्चों को ध्यान में रहे ना। देखिए सबसे पहली कंपनी अगर IT में आई थी तो वो DCM कंपनी आई थी 1970 में। उसमें से 4 आदमी ने 78 में नौकरी छोड़ दी और वो इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने अपनी गाड़ी बेची, अपनी फ्लैट बेचा, किसी ने कुछ बेच करके SCL कंपनी खड़ी कर दी। उनके पास पैसा नहीं था 78 में। शिव नडार, अजय चौधरी, किसी ने अपनी फिएट गाड़ी बेची, उस समय फिएट और एम्बेसडर के नाम कोई नहीं थी। और आज SCL कितनी बड़ी कंपनी बन गई सिर्फ सोच से, यही है सोच से। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम माधव राज है। जैसा कि आपने बताया जब मोदी जी गवर्नमेंट में गुजरात में, तो उनका प्राइमरी फोकस एजुकेशन पे था और कोई भी फैसिलिटी उन्होंने बाद में उपलब्ध कराया, पहले स्कूल और एजुकेशन पे ध्यान दिया। तो इतने टाइम से वो बिहार में भी गवर्नमेंट में है, पर अभी भी यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में मतलब हम लोग नहीं वहाँ पे विश्वास कर सकते हैं कि अगर हम वहाँ पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ाई हो पाएगा। तो वो यहाँ बिहार में इस चीज़ पे कब ध्यान देंगे? जैसे कि सरकारी स्कूल का ना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो पा रहा है, ना वहाँ पे क्लासेस चल रही है। मतलब जितना स्कूल मैं विजिट किया हूँ अपने गांव में, अपने जगह जहाँ से मैंने 11-12 किया है, एक भी दिन क्लासेस नहीं होती हैं, सिर्फ एग्जाम दिन जाके दीजिए। तो इस चीज़ पे कब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक जवाब मैं भी देता हूँ उसको। बेटा 95 में हम मैट्रिक किए थे, ठीक है, तुम्हारी उस समय क्या उम्र थी? ठीक है, तो उस समय का जो स्कूल का व्यवस्था था, उस समय बिहार से एक स्कूल का मॉडल पूरे विश्व में पॉपुलर हुआ और उसका फीस बहुत कम रखा गया था, 4 रुपये कुछ पैसा फीस रखा गया था। नाम था चरवाहा विद्यालय, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये था कि स्कूल में गाय भैंस ले आओ
और गाय भैंस चराओ, स्कूल में घास मिलेगा, गाय भैंस चरा लोगे और उसके तुम साथ में पढ़ भी लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया गया कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। उस चरवाहा विद्यालय से निकल करके आज सरकारी स्कूलों में 200 करोड़ का सिर्फ स्मार्ट बोर्ड लगा है बिहार में। 200 करोड़ का जो तुम्हारे स्मार्ट बोर्ड तुम देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, पुराना समय आपने देखा नहीं, तुमने देखा नहीं है बेटा। वो चरवाहा विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट था कि स्कूल बच्चा जाता था गाय भैंस चराने के लिए। हाँ, अब जो 2000 करोड़ का टेंडर हुआ है कंप्यूटर लैब के लिए, कि बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर लैब लगाने के लिए। और टेंडर क्या हुआ, ये तो कृष्णा एजेंसी कंप्यूटर के सबसे बड़े बिहार के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। टेंडर में सिर्फ कंप्यूटर सप्लाई नहीं करना है, 5 साल तक के लिए पूरे लैब का मेंटेनेंस, प्रिंटर का मेंटेनेंस, प्रोजेक्टर का मेंटेनेंस वो उस कंपनी को करना है, तब उसको पेमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो स्कूलों में कंप्यूटराइज, और टीचर्स के मतलब ट्रेनिंग देना है, जो कंप्यूटर टीचर्स अपॉइंट गवर्नमेंट कर रही है। तुम लोगों को पता है BCA करके कंप्यूटर टीचर बनना पॉसिबल हो गया है। सीमेंस के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सरकारी टीचर बन गए कंप्यूटर साइंस में। हाँ नहीं, वो तो हो ही गया है, लेकिन कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बिहार पहला राज्य बना जिसने B.Ed की योग्यता हटा दी। बोला कि अगर आप BCA किए हुए हैं, B.Tech किए हुए हैं या MCA किए हुए हैं तो आप कंप्यूटर टीचर के रूप में बहाल हो सकते हैं। सीमेज के सैकड़ों बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर के टीचर बन गए हैं सरकारी स्कूलों में। तो ये वो बिहार है जहाँ पर आज आपको कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट बोर्ड है। बाकी कमी तो बहुत रहेगी बेटा, जहाँ से शुरू किए थे, लेकिन हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और हम, मेरा बेटा नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल में, लेकिन हम चाहते हैं वो बिहार बने जहाँ मेरा पोता सरकारी स्कूल में पढ़े। ठीक है, हाँ। और इन्होंने कहा ना कि मोदी जी IAS लोग को गुजरात में भेजते थे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। हम चाहते हैं कि नीतीश जी या बीजेपी के लोग ये बोलें, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन हम चाहते हैं वो लोग बोले कि उनका बच्चा और अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। अगर ये हो जाए तो देखो कैसे बिहार का सब सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये आपको करना पड़ेगा और धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन हम उम्मीद उसी से कर सकते हैं जो उम्मीद बधा रहा हो। जहां कोई उम्मीद नहीं है वहां सिर्फ एक ही, मेरे पिताजी एक लाइन बोलते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। लेकिन ना फंसो करोगे, तुमको तो फंसना है। हमरे तो युवा हैं, हमरे तो भैया बोल दिए कि इसके बिना ना चली, हाँ अब तो इसके बिना बिहार ना चली, हाँ तो चला लो। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, 2 करोड़ 80 लाख कंपलसरी, फंस जाओ। उन सब चीजों से दूर रहना और ये नैरेटिव अपन पुण्य का काम करना अभी कुछ दिन ही रहे। ये अब आपने पहले बेगूसराय जाने में कितना समय लगता था? सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सचमुच में काम हुआ है मेरा। नहीं तो आप सोचिए ना, मैंने कहा ना किसमें काम नहीं हुआ है कि आपको अभी आंकड़े बता दिए बिहार के, ये एजुकेशन से जुड़े हुए और कंपैरिजन बता दिया इनके जमाने का, तो बहुत काम हुआ है। आपकी भावना को हम मोदी जी तक पहुंचाएंगे और आप वेट करो, वापस ये नई सरकार में सारा बहुत अच्छा काम होगा, पक्का होगा। थैंक यू सो मच। सीमेज के 3 टीचर सरकारी स्कूल ज्वाइन कर लिए, सब लोग जान रहे हैं, नीरज कुमार सिंह, लव कुमार, हाँ और कौन कौन, दिनेश, हाँ सीमेज के टीचर। अच्छा सैलरी दे रहे थे हम, यहाँ तक कि सरकारी सैलरी से ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन उसको पेंशन वेंशन सरकारी टीचर का। अब ये तुम सोचो क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो रही है। जो टीचर सरकारी जो BPSC से बहाल हुए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, बेहतर है कि नहीं है? अब मेरा शिकायत ये है कि ये काम 2005 में क्यों नहीं हुआ, 2006, 7, 8 में क्यों नहीं हुआ, 10 में क्यों नहीं हुआ, ये काम इधर हुआ। लेकिन इस उम्र में अब तुम पॉलिटिकली जागरूक नहीं होगे तो तुम लोग कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि गलत निर्णय लेने का शंका रहता है। इसलिए हम लोगों ने अपने स्तर से अपना काम किया और मैं यहाँ पर आज इस मीटिंग को इस रूप में भी देखता हूँ कि आपके बीच एक ट्रेड एंड कॉमर्स के व्यक्ति आकर के ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए आपको जागरूक किए हैं। जो हमारा सबसे बड़ा आज का काम हुआ है कि आपको इंडस्ट्री को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, कॉमर्स को लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के, और एक इंडिया डेवलपमेंट ओरिएंटेड बने। और उस डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंडिया में तुम कंट्रीब्यूटर बनो, तुम एसेट बनो, तुम उसके लाइबिलिटी ना बनो,
तुम वो डिमांड करने वाला, वो कहते हैं ना, जो कि डिमांड कर रहा हो, मांग कर रहा हो, वो नहीं, जो दे रहा हो। तुम उस देश में देने वाले बनो, मांगने वाले तुम नहीं। तुम भारत को मजबूत करने वाले बनोगे। तो ये सोच और ये विचार जो आपके बीच सिंघी जी ने रखी है, इसके लिए हम लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।